Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 72. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर. यानी ये हमारा जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. इस आज की वर्कशीट में हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एनुअल एग्जाम का पार्ट 100% रहने वाले हैं. इस चैप्टर का वीडियो डिटेल जो वीडियो है वो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से सर्च कर सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 10th इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम को सर्च कीजिए, वहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल होगा. Now let's begin. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 72, subject SST Social Science, in which economics chapter number 2 sectors of Indian economy है. ये हम रिवाइज करने वाले हैं. डेट रहेगी 31st of December 2020. आज की इस वर्कशीट में we have total 5 + 5 + 4, it means 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं, including very short answer type questions, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई इज टर्सरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर पे कहते हैं, क्यों कहते हैं ये हमें बताना है. नो आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड इन द टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर में कोई भी वस्तु नहीं बनाई जाती. रेदर दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, हेंस इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर. बल्कि ये जो टर्सरी सेक्टर है ये सर्विस देता है किसको, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, उनको सर्विस देता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है. ओके, तो इसलिए ये यूनिक सेक्टर है. जैसे टीचर्स हैं टर्सरी सेक्टर में आते हैं, कोई बनाते हैं वस्तु, नहीं बनाते ना. ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, या सिक्योरिटी सर्विसेज है, या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ये सभी किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं. तो ये कोई भी आइटम नहीं बनाते बल्कि सिर्फ सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव बताने हमें, एम क्या है. The main objectives of public sector are to provide services and facilities to the people. यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को सुविधाएं देना, उनकी सेवाएं करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों एस्टेब्लिश किया जाते हैं, ये हमें बताना है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, इसीलिए सेटअप किए जाते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया गया. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन. हमें बताना है कि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. हिंदी में इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी. ये है क्या. अब पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझ लेते हैं. व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क and able to do work but still doesn't find work is known as unemployment. यानी कि कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, वो काम करना चाहता है, काम करने के लिए वो योग्य भी है, एबल भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे हम बोलते हैं बेरोजगार. ओके, तो यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई, मौसमी बेरोजगारी की. वो क्या होती है, व्हेन पीपल डू नॉट गेट वर्क इन सर्टेन डेज और मंथ्स ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि जब लोग हैं उनको सर्टेन डेज और सर्टेन मंथ ऑफ द ईयर है उसमें काम नहीं मिलता, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में काफ़ी कॉमन है. जैसे जो लोग एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबरर हैं या फिर वो फार्मर्स हैं, तो उनके पास 3 to 4 मंथ्स के आसपास काम नहीं होता, खाली बैठते हैं, तो वह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सेम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है अर्बन एरिया में, तो उनके पास भी जो रेनी सीजन है, मॉनसून टाइम में कोई काम नहीं होता, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. यानी कि व्हेन द पीपल डू नॉट गेट वर्क इन सर्टेन डेज और मंथ ऑफ द ईयर, इट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहा जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स. गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को. टू प्रोवाइड फेयर प्राइसेस टू द फार्मर्स, गवर्नमेंट बाइज व्हीट एंड राइस. यानी गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से व्हीट एंड राइस वो खरीदती है ताकि उनको फेयर प्राइस मिले. एंड
सेल्स इट टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को बेच देती है एट ए लोअर प्राइस थ्रू द राशन शॉप। जो सस्ते अनाज के डिपो आपने देखे होंगे, पीडीएस सिस्टम के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके, तो उसके द्वारा सस्ते रेट पर कम दाम के ऊपर ये कंज्यूमर को सरकार प्रोवाइड करवाती है, यानी कि खरीदती है फेयर प्राइस के ऊपर और देती है कंज्यूमर्स को लो प्राइस के ऊपर। तो इस तरीके से इन दिस वे गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, दोनों को सपोर्ट करती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट, जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें डिफरेंस बताना कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी गेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी काम धंधे जिनसे हमें इनकम मिलती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सच एज एग्रीकल्चर, ट्रेड, माइनिंग, या ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तो उससे आय मिल रही है, पैसा मिल रहा है ना, या फिर कोई रिक्शा चला रहा है तो वो उसे भी पैसा मिल रहा है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इनसे क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी गेट इनकम, जिनसे हमें इनकम मिलेगी उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सच एज एग्रीकल्चर, ट्रेड, माइनिंग एटसेट्रा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट इनकम, जिससे हमें इनकम नहीं होती, उन्हें हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सच एज कुकिंग एट होम। आप स्टडी कर रहे हो, एक्टिविटी तो कर रहे हो लेकिन इनकम हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, एक और चीज कि एक सेम एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। जैसे आपकी मदर है, घर पे खाना बनाती है, कुक करती है ना, तो आप पेमेंट करते होंगे, ब्रेकफास्ट के अलग से देते हो, लंच के अलग से देते हो, डिनर के अलग से देते हो, नहीं देते ना, तो ये एक्टिविटीज है नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन यही सेम काम है जब होटल में कुक या शेफ करते हैं, पैसा मिलता है, आय होती है, इनकम होती है, तो वहां पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, वो डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर कि इनकम हो रही है या नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। हमें कंपेयर करना है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को। यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, उनको हमें कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन इजी हो जाए, इसके लिए क्या करना है, हम कंपेयर करेंगे पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल है, उनको हम कंपेयर करेंगे, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, हमें लिखना नहीं है कि पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस करें हमें। तो कंट्रोल एंड मेंटेनेंस इन द पब्लिक सेक्टर इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें कंट्रोल, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट है किसके हाथ में होता है, सरकार के अंडर में होता है। एंड प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी, जबकि प्राइवेट सेक्टर किसके अंडर में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, या फिर कंपनियां बनी होती है। ओके, तो पहला डिफरेंस तो ये होता है कि दैट पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय द पब्लिक और द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर है दिस इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कंपनीज है वो उसको ऑन करती है, यानी कि ओनर वो होते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है, पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज टू सर्व द पीपल, इसका पर्पज होता है लोगों की सेवा करना। बट द प्राइवेट सेक्टर आर सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, जबकि प्राइवेट सेक्टर का जो पर्पज होता है वो होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो सेकंड डिफरेंस ये होगा, पहले हमने ओनरशिप बताई ना कि पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द कंपनीज। सेकंड डिफरेंस में हम बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पज क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का पर्पज है टू सर्व द पीपल और प्राइवेट सेक्टर का पर्पज है टू गेट प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। तीसरा जो डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है, गवर्नमेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, वाइल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंजॉय लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशंस या इंटरफेयर्स, जबकि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेयर है वो कम होता है। फोर्थ जो डिफरेंस है उसमें हम बताएंगे वर्किंग कंडीशन कैसी होती है। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है, हैविंग जॉब सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज आर गिवन बेनिफिट ऑफ हायर सैलरीज, अलाउंसेज, पेंशन एटसेट्रा। जो पब्लिक सेक्टर होता है यहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि कोई भी जॉब करा है तो उसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि भाई साहब कल मत आना, ओके टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं कहा जा सकता, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है। सो इन पब्लिक सेक्टर पीपल हैव जॉब सिक्योरिटी,
प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। सेकंड, इन पब्लिक सेक्टर देयर इज हायर सैलरीज, सैलरीज पैसा आय जो वेतन है वो ज़्यादा होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर कम होता है। एंड इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज इंजॉयज सच एज द अदर बेनिफिट्स, अलाउंसेज, पेंशन एटसेट्रा भी मिलती है, जबकि दीज आर एब्सेंट इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक डिफरेंस वर्किंग कंडीशन में भी होता है। नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल देंगे। पब्लिक सेक्टर एग्जाम्पल्स है रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये पब्लिक सेक्टर में आएंगे। प्राइवेट सेक्टर से एग्जाम्पल्स टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जियो, एयरटेल, आइडिया, ये सभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल है। ओके, तो हमें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो डिफरेंस आपको नजर आए तो वो आप मेंशन करोगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट और दिस चैप्टर। हमें डिफ्रेंशिएट करना ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, अगर हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें तो ये क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी इसके आने की संभावना उससे थोड़ी ज़्यादा है। पहले हमें समझना ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं। तो ये भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तरह ही है। डिफ्रेंशिएट क्या है कि पब्लिक सेक्टर भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, यानी जहां पर गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जहां पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं किए जाते तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जैसे कि प्राइवेट बैंक है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो सकता है। जैसे प्राइवेट स्कूल है तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स है वो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका हिस्सा होते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो होते हैं। ओके, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे दुकान है उस पर काम करने वाले बच्चे हैं, जो लड़के और लड़कियां काम करते हैं, या फिर जो प्राइवेट ट्यूटर होते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले होते हैं, वो किस में आ रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ओके, तो यानी कि इसमें भी हम कंपेयर करेंगे तो हम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है उनको हम अपने ध्यान में रख सकते हैं, तो लिखना ईजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर कि इनमें डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंशिएट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलोज इट्स रूल्स। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होता है और उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज मेनली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होता, रूल्स होते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता। सेकंड डिफरेंस है ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि कभी भी किसी को भी टाटा बाय बाय यूं ही नहीं कह सकते। वाइल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती कि जैसे भाई साहब ऑफ चल रहा है कल मत आना, आप बोला जा सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे किसी शॉप के ऊपर काम करें तो कभी 6 की ज़रूरत है, कभी 4 की ज़रूरत है, 2 को कभी भी टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो ये जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं होती अनऑर्गेनाइज में, जबकि ऑर्गेनाइज में होती है। सैलरीज आर हायर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वाइल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर द पे इज लोअर, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर सैलरी जो पे होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सैलरी होती है वो कम होती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पे 60,000 टू 1,50,000 के आसपास सैलरी है टीचर्स की, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 10,000 टू 20, 25, 30,000 के आसपास सैलरी होती है। तो सैलरी में भी डिफरेंस होता है। वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वाइल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर दीज आर नॉट फिक्स्ड, जबकि वर्किंग आवर्स की बात करें काम करने के घंटे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स होते हैं। जैसे 9 से 5 है तो 9 से 5 है, 8 to 2:30 है तो 8 to 2:30 ही रहेगा, 1 मिनट ना कम ना ज़्यादा। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वह फिक्स नहीं होता। आप कोई लड़के काम करें शॉप के ऊपर तो कह दिया जाएगा कि काम का त्योहारों का सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न है, रुकना पड़ेगा, संडे को भी आना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनीज में भी तो यही होता है। जबकि यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वहाँ पे दीज आर अनसर्टेन, दीज आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होते। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर पेड वेकेशंस आर ग्रांटेड वेराज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इट इज़ नॉट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड वेकेशंस होती है, पेड हॉलीडेज होती है, पेड हॉलीडेज यानी कि आप छुट्टी के ऊपर हो और आपको पैसा मिल रहा है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, पेड हॉलीडेज वहाँ पर नहीं होती। इसके साथ साथ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज एक्स्ट्रा सैलरी फॉर एक्स्ट्रा वर्क, जो ओवर टाइम किया जाता है उसकी सैलरी मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल्स देंगे लास्ट में। ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल है बैंक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल है प्राइवेट ट्यूटर,
एटसेट्रा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसे हम MG नरेगा के नाम से भी जानते हैं। यानी हमें इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पे थोड़े से हम फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो जो मनरेगा है, जिसको हम हिंदी में मनरेगा बोलते हैं, MG नरेगा, तो इसका फीचर है दैट इन रूरल एरियाज ऑल दोज हु नीड वर्क आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर। तो MG नरेगा में क्या होता है कि गाँव में जिन सभी को काम की जरूरत होती है उनको 100 डेज के वर्क की गारंटी दी जाती है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज आर गिवन टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती तो क्या देती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज देती है, यानी घर बैठे उनको पैसे मिलेंगे 100 डेज के। ओके, 33%, 1/3 वर्क इज रिजर्व फॉर वुमेन, और इसमें 1/3 जो वर्क है वो वीमेन के लिए रिजर्व होता है। तो ये तो फीचर्स की बात हुई कि MG नरेगा है क्या। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना। सेकंड, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देना और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कम करना। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमें बताना है भारत में जो बेरोजगारी है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पहले इसको हमें डिस्कस करना है। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू वर्क, एबल टू डू वर्क एंड स्टिल डजंट गेट वर्क। कोई व्यक्ति वो काम करना चाहता है एंड ही और शी इज एबल टू डू वर्क, काम करने के लिए योग्य भी है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसे बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी। अब हम मेन टाइप्स की बात करें, देर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। 3 टाइप की बेरोजगारी हमारे देश में कॉमन है। फर्स्ट वन इज सीजनल, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन पीपल डू नॉट गेट वर्क इन सर्टेन डेज और मंथ्स ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर, कि जब लोगों को वर्ष के कुछ खास दिनों में या महीनों में काम नहीं मिलता, उनको खाली बैठना होता है, तो उसे हम मौसमी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और ये एग्रीकल्चर में काफ़ी कॉमन है। नाउ सेकंड जो टाइप दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट का, दिस इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोलेंगे छिपी हुई बेरोजगारी, या इसको हम डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड एंड आर रिसीविंग लेस देन द डिजर्विंग वेजेस, इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और हिडन एम्प्लॉयमेंट, इसको अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। ओके, तो जब लोग हैं वो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम करें, जैसे एक खेत है उसमें रिक्वायरमेंट है 3% की और वर्किंग है वहाँ पर 5%। अब अगर हम उन 2% को वहाँ से हटा दें तो भी प्रोडक्शन सेम रहना है, तो इसका मतलब वो 2 एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है, ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सेम कोई पर्सन है वो डिजर्व कर रहा है 50,000 सैलरी, बट ही और सी इज वर्किंग इन 20,000, तो ये भी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, कि इसमें लोग हमें काम करते तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो सैलरी या तो वो नहीं ले पा रहे, या फिर वो प्रोडक्शन में उनका कोई भी योगदान नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। नाउ थर्ड जो हमारी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड यूथ हु हैव डिग्रीज, कि एजुकेटेड यूथ है जिनके पास डिग्रीज हैं, MA, MSc, B.Ed, D.Ed उनके पास है, बट नो वर्क, लेकिन उनके पास काम नहीं है। दिस इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन इन सिटीज, अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार आपके एनुअल एग्जाम में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है ये हमें बताना है। GDP क्या होती है, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GDP ऑफ दैट कंट्री। यानी कि एक कंट्री है उसके एक साल में, जैसे हमने लगा लिया 2020 और 21, ओके 2020 हमारा ईयर है, उसमें प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर,
इन तीनों सेक्टर में उस ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स है उसकी वैल्यू और जितनी भी सर्विसेज दी गई उसकी वैल्यू, यानी कि हमें किसको काउंट करना है, वैल्यू को सिर्फ उनकी। ओके, उनको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी जीडीपी उस देश की। ओके, तो जीडीपी क्या है, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इन पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, उसे हम जीडीपी कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स। ये क्या होती है डबल काउंटिंग, ये हमें बताना है। इफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन आइटम, इफ द रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और कॉस्ट एटसेट्रा इज कैलकुलेटेड ट्वाइस, इट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। कि अगर हम कैलकुलेट करें किसी भी आइटम की वैल्यू को, उसमें हम रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या कॉस्ट है, उसको अगर हम डबल काउंट कर लें तो उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। जैसे बिस्किट है 60 रुपीज़ पर केजी है, उसको हमने काउंट किया, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने रॉ मटेरियल जैसे फ्लोर आटा है उसको हमने काउंट कर लिया, उसमें हमने शुगर को काउंट कर लिया, तो ये डबल काउंटिंग हो जाए। क्योंकि जब फाइनल जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसमें सब कुछ है, 60 रुपीज़ पर केजी है तो उसमें 8 रुपीज़ पर केजी का वीट भी आ गया, उसके बाद 2 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आ गई जिसमें फ्लोर में उसको बदला गया, उसमें शुगर भी आ गई, उसमें बनाया गया वो भी आ गई, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर हम इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल है उनको अगर इंक्लूड अलग से करेंगे तो वो हो जाएगी डबल काउंटिंग। तो हमें जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला ये होता है कि वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। हमें ये नहीं काउंट करना कि कितने बिस्किट बने, हमें काउंट करना कितने रुपए के बने। ओके, और सेकंड जो हमें ध्यान रखना होता है कि वी नीड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग है, उससे हमें बचना होता है। हमें फाइनल जो गुड्स है उसकी ही वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हमें बताना है। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड और गेटिंग लेस देन व्हाट दे डिजर्व। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन द रिक्वायरमेंट और गेटिंग लेस वेज देन दे डिजर्व, इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन एम्प्लॉयमेंट या फिर इसको हम डिस्गिस्ट एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब लोगों की ज़रूरत है वो कम की है और ज़्यादा काम करें, या फिर उनकी सैलरी है जितना वो डिजर्व करें उससे कम है, तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर हम डिस्गिस्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, सेम ही है, इसको हम हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, हिंदी बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी वन वे टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी की, इसको दूर करने के लिए हमें एक सुझाव देना है। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सोल्व्ड बाय डेवलपिंग स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। यानी रूरल एरियाज में अगर हम स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज वो सेटअप कर दें तो उससे ये समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि जो सरप्लस लोग हैं वहाँ पर अपना काम तलाश कर सकते हैं, वहाँ पर अपना काम धंधा है वो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी, और ये आपकी विंटर ब्रेक से पहले की लास्ट वर्कशीट थी। हालांकि ये जो ब्रेक है ये नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए रहेगा, क्योंकि जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके तो एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, प्रेशर में है, तो वो अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आपकी सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ है ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं, आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हो, आपके क्वेश्चंस डाउट्स है वो शेयर कर सकते हो, आपको 100% रिप्लाई भी मिलेगा। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप पर्सनली क्वेश्चंस पूछ पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।